हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इनरिच डिजिटल एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ फिर आए हैं और आज हम रिवाइज करेंगे अपना एक नया टॉपिक, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो फिर से जैसे कि मैंने आपको पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि इस बार हम फिर से आपके लिए नीट के पिछले साल और लास्ट ईयर के PYQ लेके आए हैं। हम PYQ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करना है जिससे कि हम नीट में अच्छे मार्क्स ला सकें। अच्छा, अपनी इनरिच डिजिटल एकेडमी के बारे में बता ही चुका हूँ। मेरा नाम शशांक है और मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस फिजिक्स में हेल्प करूंगा आपकी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का क्वेश्चन है नीट का। एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of force experienced by the electron. Okay, तो अब इस क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक वायर है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम इन्होंने दिया है। ये वायर है एक इन्फिनाइट लॉन्ग, इस पे 5 एम्पियर करंट है और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमें दी है और उनके बीच की डिस्टेंस हमें दी है। तो मैं जानता हूँ इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका दूसरा नाम लॉरेंस फोर्स भी पढ़ते हैं। और वो लॉरेंस फोर्स हम कैसे निकालते हैं, QV क्रॉस B से। तो मुझे एक तो आपको चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये बात आपको पता है। दूसरा हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है कि वेलोसिटी आपकी 10⁵ मीटर पर सेकंड है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आपने पढ़ा होगा, आपने याद करा होगा। वो कैसे निकालते हैं, μ0I/2πd। तो μ0I/2πd फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, हम जानते हैं μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। तो μ0 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 4π इंटू 10⁻⁻7। करंट इज 5 एम्पियर अपॉन 2π इंटू d इज 20 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 0.2। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से आंसर, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये पॉइंट ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 10। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 2 10, 10 and 10 is 100, 100 into 10⁻⁻7, 0.2 was there, yes 0.2, ये 10 ऊपर चला गया और ये इधर आ गया, ये 2 5 कर देता हूँ इसको मैं, हाँ तो 5 5 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 बन जाएगा आपका 50 और इंटू 10⁻⁻7 है आपके पास, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻7। ओके, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई बेटा। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले में रख कर देते हैं वैल्यूज को, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी इज 10⁻⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 50 इंटू 10⁻⁻7। ओके, अब ये सारी वैल्यूज को पुट करते देखते हैं अपने पास क्या आंसर आता है। 10 की पावर में -19 है, -7 है और +5 है। ओके, 1.6 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो ये पॉइंट और ये 0 कट जाएगा, 16 5 80 आ जाएगा मेरे पास। और ये माइनस की पावर में कितना आएगा, -19 एंड -7 विल बी -26। ओके, -19 एंड -7 इज -26 एंड -26 में आप प्लस करेंगे 5 तो आपको मिलेगा -21। तो अपने पास ये दिख रहा है आपको, ये 80 का ये 100 जो है इसको हम यहाँ पावर में +1 करवा देंगे, तो 8 इंटू -20 न्यूटन विल बी योर आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन ईजी था, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया बस, पर इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r कैरीज करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय। ओके, तो आपको दिख रहा होगा एक केबल है जिसका रेडियस r है, ओके, और उसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन है। तो इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
मुझे लगता है ये तो आपके क्लास का डेरिवेशन है, क्लास में फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद करते हैं, पर ठीक है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसी बहाने कि आपको रिवाइज भी हो जाए थोड़ा थोड़ा। करंट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम क्या निकालते हैं, करंट डेंसिटी निकालते हैं। करंट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, कितना करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने मान लिया आई करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस होल क्रॉस सेक्शन एंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये मेरे से इसका वेरिएशन पूछ रहा है, तो आपको याद होगा हमने एक लॉ पढ़ा था जिसमें हम क्या करते थे, हम जिसका नाम था एम्पियर सर्किटल लॉ, और जिसमें हम करते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन। याद है आप लोगों को? तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। तो बेटा हमारे पास क्या आता था, हमारे पास आता था कि B अगर मैंने एक क्लोज्ड रिंग ले ली जिसका रेडियस मैंने स्मॉल r ले लिया, तो दिस विल बी B इंटू 2 पाई आई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन। आई एन इज द करंट इनसाइड दिस क्रॉस सेक्शन विच इज ऑफ स्मॉलर रेडियस r। तो मुझे क्या मिलेगा, सर करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल क्रॉस सेक्शन एज J। व्हाट इज J? करंट पर यूनिट एरिया into area of this cross section will be pi into small r square। ओके बेटा, तो आपको दिख रहा होगा ये r से ये r एक कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट j r सॉरी 1 मिनट, यस, म्यू नॉट इंटू j इंटू आर, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा म्यू नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड दी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। अगर आपको जे के टर्म्स में नहीं दिखाना हो, आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड टोटल करंट आई के टर्म्स में दिखानी है, तो जे की जगह आप क्या डाल सकते हैं, जे की जगह आप डाल सकते हैं आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखिए ये वाला ग्राफ, इसमें फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अरे कब तक रहेगा, जब तक हम वायर के अंदर हैं। पर अगर हम जैसे ही वायर के बाहर पहुंच गए तो सारा का सारा करंट इस क्रॉस सेक्शन के अंदर ही है। दिस इज बिगर रेडियस, दिस इज R व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई, मैं फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा और इस बार आई इन पूरे करंट आई के बराबर आ जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल r, सॉरी दिस स्मॉल r, दिस इज द स्मॉल r फॉर विच आई एम अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, तो मुझे अब क्या मिलेगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। नाउ b विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जब हम किसी बाहर के पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया, हाइपरबोला टाइप का रिलेशन है। तो हम अपना आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली हम क्लास के नोट्स में लिखवाते हैं, डायरेक्टली हम आपको याद करवाते हैं। जिसको याद होगा ये इसके लिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और ये भी 2021 में आया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दी प्रोडक्ट, अरे इसने तो फॉर्मूला ही दे दिया अपना मैग्नेटिक फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एंड क्यू वी बी इज दिस, बी ये चीज है, ठीक है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि Q इज 1 एंड V इज दिस एंड फोर्स इज दिस, व्हाट विल बी कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B। ओके, अब देखिए इसको करने का एक स्मार्ट वे है और एक गलत वे है, जिससे आप करते करते थक जाएंगे। हो तो जाएगा ये क्वेश्चन, पर बहुत देर में होगा। स्मार्ट वे क्या है, सबसे पहले गलत वे बताता हूँ कि सर अपने पास Q है, ओके 1, V हमें पता है, V की वैल्यू क्या है 2i प्लस 4j प्लस 6k। सर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है और हमें फोर्स दे रखा है। फोर्स कितना दिया है 4i माइनस 20j प्लस 12k।
ओके, तो हमें ये दे रखा है। मैंने कहा ओके ठीक है सर, ऑप्शन से मैं एक एक करके ऑप्शन को करता जाऊंगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा सर, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा के चेक करता रहूंगा, जिसमें मुझे फोर्स ये मिलेगा वो आंसर होगा। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा, हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर, हम ऐसा एक आई जे के लिखते हैं, मुझे वी लिखना है तो 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, और अब मैं सर एक एक करके यहाँ पे पुट करता जाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन पुट करूंगा तो -8 -8 -6। अब जरूरी नहीं आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाए, जरूरी नहीं आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाए, और इनको कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा। तो जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है वो क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर पाएंगे। तो इसलिए बेटा ये लंबा मेथड में गलत नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत टाइम टेकिंग मेथड हो जाएगा, तो गलत नहीं है, ये सही है, पर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अब दूसरी बात जो शॉर्ट है या स्मार्ट वे है वो क्या है कि सर एज वी नो इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, if A vector cross B vector is equal to C vector, okay, then sir I know A vector is perpendicular to C vector and B vector is perpendicular to C vector। सर क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो जिन वेक्टर से आया है उन दोनों से ही परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात सर। अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है कि A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट C वेक्टर के साथ कितना आएगा 0, और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट C वेक्टर के साथ कितना आएगा 0, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है A B cos थीटा, और अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 आएगा, और cos 90 कितना होता है बेटा 0। तो ये आपका सही तरीका है। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि सर फोर्स वेक्टर मुझे पता है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिल रहा है, फोर्स। तो ये सर इसका मतलब क्या है कि फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। So what should I do? I should take the dot product of the available options for magnetic field, and in the case where dot product of magnetic field and force vector comes out to be 0, that will be your correct answer. Okay, so now let's try, because dot product करना बहुत आसान है। dot product हम कैसे करेंगे, I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J को J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और K को K के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कि कहाँ पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा। चलो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड का, F डॉट B शुड बी इक्वल टू 0 फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 4 8 -32 -20 into -8 will be +160 and 12 into -6 is -72। सी ये क्लियरली कैंसिल नहीं होगा, 2 2 4, ये 2 और 2 4, और 7 और 3 10, ये कैंसिल नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 6 4 -24 -6 into -20 will be +120 and -8 into +8 will be -12 8 96। 6 और 4 10, 9 और 1 10, 120 एग्जैक्टली कैंसिल हुआ, सेकंड इज योर आंसर। और किसी ऑप्शन को चेक करना चाहे आपको, वो मैच नहीं करेगा, आप चेक कर लीजिए। 4 8 32, नेक्स्ट 4 into -20 will be -160 and minus into minus प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, 12 6 72, -72। देखिए ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है। और अगर फोर्थ ऑप्शन भी आप चेक करेंगे, 6 4 24, 6 इंटू माइनस इज -120 एंड 12 इंटू माइनस इज -12 8 96। देखिए ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, सेकंड इज योर आंसर, बिकॉज उसमें ही डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो जल्दी से अपना आंसर निकल गया, वरना क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाता अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा सोचना था कि अगर एफ वेक्टर और वी वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स वेक्टर मिल रहा है, इसका मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चलिए वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of equilateral triangle of side A। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए A साइड का, तो टोटल वायर कितना यूज हुआ 3A।
तो यानी कि नंबर ऑफ लूप्स की अगर मैं बात करूं तो कितनी लूप्स बन जाएंगी इसकी ट्रायंगुलर शेप की, जैसे कि एक ट्रायंगल बना दिया, फिर दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, फिर तीसरा ट्रायंगल बनाएंगे, तो ऐसे करके कई लूप बनेंगी। तो कितनी लूप बनेंगी? 3a + 3a + 3a + 3a, कब तक? जब तो 12a के बराबर ना हो जाए, क्योंकि टोटल वायर कितना अवेलेबल है अपने पास? 12a। तो 3a + 3a यानी कि 4 लूप्स बनेंगे, 4 3 12a। और सेकंड केस में स्क्वायर ऑफ साइड a, स्क्वायर बना दिया ए साइड का, तो टोटल हमने कितना यूज किया एक बार में? 4a। तो नंबर ऑफ लूप्स की अगर मैं बात करूं कितनी बनेंगी इस बार? 3 लूप्स बनेंगी, 4 3 12। ओके। द रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द कॉइल इन ईच केस इज, अब आपको याद होगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज I इंटू एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? I इंटू एरिया वेक्टर। तो अपना एरिया अपने को निकालना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ लूप्स। अगर लूप, ये तो एक लूप के लिए हो गया, अगर नंबर ऑफ लूप्स n है तो हमें नंबर ऑफ लूप से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट केस का देखते हैं। फर्स्ट केस का कैसा आएगा? नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 4 लूप्स हैं। करंट कितना है अपने पास? करंट अपने पास I है, I करंट है। ओके, I करंट। Next, area. What is area of an equilateral triangle? Area of an equilateral triangle is √3a² / 4। तो अपने पास क्या आ गया? √3ia², √3ia²। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है। चलिए सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन मैग्नेटिक मूवमेंट, नंबर ऑफ लूप्स 3 इंटू एरिया ऑफ द लूप, स्क्वायर एरिया इज a² इंटू करंट I, 3ia²। तो फर्स्ट इज योर आंसर। बताइए ये क्वेश्चन इजी था या नहीं इजी था? और ये भी देखिए 2021 में आया था। फालतू में बच्चे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक के टॉपिक से डरते हैं, पर बहुत इजी टॉपिक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, B इज इक्वल टू μ0 इंटू NI, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B इज इक्वल टू μ0 इंटू NI। और देखिए μ0 की वैल्यू को पहले से दे रखिए। μ0 की वैल्यू कितनी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कितने टर्न्स हैं? 100 टर्न्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 टर्न्स हैं। और सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। बेटा इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो उसे 100 से डिवाइड कर दिया मैंने। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में हमें ऐसा यूनिट में सब कुछ लेना है, तो लेंथ भी किसमें लेनी पड़ेगी? मीटर में लेनी पड़ेगी, जिसलिए मैंने 100 से डिवाइड किया 50 सेंटीमीटर को। और करंट कितना है अपने पास? 2.5। तो अपने को ये नंबर सॉल्व करना है। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये 100 बन जाएगा 10⁴ इंटू 10⁻⁷ अपने पास पहले से है। और ये नीचे कितना है? ये नीचे 50 है और ऊपर 2.5 है। ठीक है बेटा। तो और इसके साथ 4 पाई मल्टीप्लाई में है। ठीक। अच्छा, मैं 2 से इसको कर सकता हूँ और 2 से 25 टाइम्स हो जाएगा। और ये बेटा ये अपने को क्या दे देगा? 25, ये 0.1 टाइम्स दे देगा। तो 0.1, और ये 0.1 को अगर मैं लिखना चाहूँ, ये नीचे 10 चला जाएगा और ये 10 एक 4 में से एक 10 को कम कर देगा, यानी कि 10⁻³ बच जाएगा। तो बेटा अपने पास कितना आ जाएगा? अपने पास 10⁻³ और 10⁻⁷ है, तो ये -7 और ये बन जाएगा -4। और 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 रख दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है ना, ऐसा यूनिट्स में। चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 toroids 1 and 2 have total number of turns 200 and 100 respectively with average radii 40 centimeter, okay, and 20 centimeter respectively. If they carry the same current I, the ratio यहाँ ये रेडियो लिखा हुआ है, this is ratio of the magnetic field along the two loops is। अच्छा, अब आपको याद होगा टोरॉइड में हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं वो भी इसी फॉर्मूले से लिखते हैं, μ0 NI से, μ0 NI से।
अच्छा, अब देखिए दो टोरॉइड है और दोनों टोरॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एक का टर्न्स है 200 और दूसरे का टर्न है 100। ओके, एक का रेडियाई कितना है? इसका रेडियाई है 40 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का रेडियाई कितना है? दूसरे वाले का रेडियाई है 20 सेंटीमीटर। इसे 100 से डिवाइड करके हम मीटर में पहले से बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.4 मीटर और ये बन जाएगा 0.2 मीटर। अच्छा, स्मॉल एन निकाल लेते हैं। स्मॉल एन कैसे आएगा? 200/2 पाई आर से। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 200/2 पाई आर कितना लेंगे हम? 0.4। तो बेटा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, इधर चला जाएगा ये, और ये बन जाएगा 4 5 20, 500 and 2 250 250/पाई। और बेटा अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्न्स निकालूंगा तो 100 टर्न्स हैं अपॉन 2 पाई आर, डेट इज 0.2। ये 10 ऊपर चला जाएगा, 2 5 500 एंड 2 5 ओके, तो 250/पाई। ठीक है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आर सेम। नाउ नेक्स्ट, इफ दे कैरी द सेम करंट आई, अगर इन दोनों में आई करंट सेम है तो यानी कि देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आएगी दोनों में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो सेम ही आ रहा है अपने पास। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो अपने पास सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 दोनों सेम आएंगे, तो इसका रेशियो कितना आएगा? 1:1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज योर आंसर। ओके बेटा, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। आज आगे देखते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है बेटा? R। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि ये क्या है? ये कंडक्टर है। ओके, द प्लॉट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर। अब आप सब जानते हैं, क्योंकि हम सब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और हम क्या जानते हैं? कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि यहां पे कोई करंट भी नहीं होगा, हम ये बात भी जानते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर अंदर कोई करंट नहीं है यानी कि सरफेस पे ही सिर्फ करंट है। अगर हम यहाँ पे सर्किटल लॉ लगाएंगे, एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाएंगे, तो μ0 I in कितना आएगा? I in कितना आ जाएगा? 0। तो μ0 I in कितना आएगा? 0। अगर μ0 I in 0 आएगा यानी कि B कितना आ जाएगा? B कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि अंदर से लेकर बाहर तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0 है। और फिर उसके बाहर अपने पास क्या रिलेशन आ जाएगा? μ0 I/2 पाई R। ये देखिए, C इज योर ऑप्शन, C इज योर करेक्ट आंसर। अंदर से लेकर बाहर तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और उसके बाद ये इनवर्स रिलेशन से ये ऐसे इसको फॉलो करता है, तो C इज योर आंसर। डायरेक्ट अपना नोट्स बेस्ड क्वेश्चन है, हम नोट्स में लिखवाते हैं ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट कंडक्टर, एक कंडक्टर कैरिंग करंट I स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। ओके, ये 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब देखिए हमारे पास करंट I था और इसको हमने 2 वायर में ब्रेक कर दिया, एक ये वायर एक ये वायर। आपको दिख रहा होगा ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा अपना 3π/2 और ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा अपना π/2। ओके, सर्कुलर लूप की कितनी है? द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज R। इसकी टोटल लेंथ, इसका रेडियस है R। ओके, अब मुझे बताइएगा अगर यहाँ पे I करंट आया और यहाँ पे I1 करंट गया और यहाँ पे I2 करंट गया, तो क्या I1 और I2 सेम होंगे? नहीं भैया, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। नेवर, नेवर एवर। वाई? सर रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो वी कैन क्लियरली से I1 शुड बी स्मॉलर देन I2। I2 ज्यादा करंट होगा, I1 कम करंट होगा। सर ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट। ओके, चलिए अब देखते हैं ये रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, करंट कैसे निकालेंगे। अब देखिए रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ओके, अगर मैं R1, इसको मैं R1 बोल दूं और इसको मैं R2 बोल दूं, तो R1/R2 करूंगा तो इनकी लेंथ के रेशियो के बराबर ही आएगा, वो L1/L2 के बराबर आएगा। अब बताइएगा L1 की लेंथ कितनी होगी? L1 की लेंथ होगी सर्किल की 2πr की 3/4,
क्योंकि ये 3/4 है सर्कल का। और अगर L2 की लेंथ पूछूंगा मैं आपसे, वो कितनी होगी 2 पाई r का 1/4। ओके, तो ये 1/4 से 1/4 कट जाएगा और 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ रहा है L1/L2 इज 3/1। ये 3:1 के रेशियो में 1:3 है। L1 इज थ्राइस द लेंथ ऑफ L2। ओके, अच्छा, तो यानी कि R1/R2 कितना आ गया 3/1, यानी कि R1 इज 3R2। पहली बात आ गई। अब you can clearly see that these two wires are connected between the two same points A and B। ये जो दोनों वायर हैं ये दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है A और B, यानी कि इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी, दे हैव सेम पोटेंशियल। तो हम क्या लिख सकते हैं I1R1 इज इक्वल टू I2R2। तो व्हाट वी कैन से I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1। अब देखिए R1/R2 कितना आया था 3/1, तो R2/R1 कितना आएगा 1/3। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया कि I1 इज इक्वल टू I2/3। I1 इज इक्वल टू I2/3। अच्छा, I1 इज इक्वल टू I2/3 आ गया, या फिर थ्राइस I1 इज इक्वल टू I2 आ गया। अच्छा, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर है I के, तो हम क्या निकाल सकते हैं I1 को निकाल सकते हैं और I2 को निकाल सकते हैं। तो I1 कितना आएगा अपने पास, I1 आ जाएगा अपने पास, हम I1 को निकालना चाहते हैं तो I1 को I2 की जगह हम क्या रख सकते हैं 3I1 प्लस I1 4I1, यानी कि I1 इज इक्वल टू I/4 एंड I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 करेंगे तो 3I/4। I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप निकालनी है। अब आप जानते हैं पूरी की पूरी सर्कुलर वायर की वजह से, ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है μ0I/2r। और अगर मुझे एक सेक्टर की वजह से निकालना हो, एक हिस्से की, सर्कुलर लूप के एक पार्ट की वजह से निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जितना एंगल उसने सेंटर पे बनाया अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने कहा ऊपर वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 बनी, वो कितनी बनेगी μ0I/2r, रेडियस सब कुछ सेम है, इंटू थीटा। इसका थीटा कितना है मैंने आपको दिखाया है 3π/2 इंटू 2 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा 3μ0I, अब ऊपर वाले की वजह से निकाला तो I1 लिखूंगा, 3μ0I अपॉन ये कितना बन जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 3π/2 और 2 2 2 4 2 8 8r। ठीक, अब यहां पे मैं क्या करता हूं I1 की वैल्यू भी पुट कर देता हूं। I1 की वैल्यू कितनी है I/4, तो बेटा ये कितना बन जाएगा I/4 आएगा, 4 8 32r। ओके, और ऐसे B2 की वैल्यू निकाल देता हूं। B2 की वैल्यू कितनी आएगी μ0I2 अपॉन 2r। इसका सेंटर पे कितना एंगल बनाया है इसने π/2 इंटू 2 पाई, तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा। और मैं I2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, उसमें I2 की वैल्यू कितनी है 3I/4, तो 3μ0I, पाई से पाई कट जाएगा बेटा, और 4 नीचे आएगा, 4 इंटू 4 16 2 32। ओके, अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है अपने पास राइट हैंड थंब रूल। We have right hand thumb rule. We will curl the fingers in the direction of the current flowing in the wire, and thumb will show the direction of the magnetic field at that point. Okay. Now upper part, ऊपर वाले हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी है, मैंने करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल करी तो मुझे थंब कहाँ मिला अंदर की तरफ मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और ये जो नीचे वाला है छोटा वाला जो सेक्शन है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इसके करंट की डायरेक्शन मैंने अपनी फिंगर कर्ल करी तो यानी कि ऐसे आई और बाहर की तरफ आई, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 3μ0I 32r, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी कि बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी 0। इन दोनों को ऐड करेंगे, दे आर टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, तो इन दोनों को ऐड करने से अपने पास कितना आएगा 0, तो 0 इज योर आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, अपने को कैलकुलेट करना पड़ा पर ठीक है कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल, एक अपने पास हाइड्रोजन है और एक अपने पास अल्फा है, विद सेम मोमेंटम,
इनके पास सेम मोमेंटम है P, सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सेम मोमेंटम से ये P मोमेंटम से ये किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घुसते हैं, एंटर्स करते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियाई RH अपॉन R अल्फा। आप जानते हैं अगर कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी की परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो वो क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। तो बेटा उसका सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है हम उसे कैसे निकालते हैं सर, हम मैग्नेटिक फोर्स QVB को किसके बराबर करवा देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करवाते हैं mv²/r के। तो सर अपने पास r की वैल्यू आ जाती है mv/QB। तो सर हमें ये करना है, तो मैंने कहा बेटा r फॉर हाइड्रोजन कितना आएगा, r फॉर हाइड्रोजन आएगा mv/QB ऑफ हाइड्रोजन। और बेटा mv क्या है, mv तो मोमेंटम ही होता है, मोमेंटम अपॉन q ऑफ हाइड्रोजन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल कितना आएगा, mv/QB फॉर अल्फा पार्टिकल। बेटा mv तो दोनों के लिए सेम है, यानी कि मोमेंटम इज सेम, p अपॉन q अल्फा इंटू b। अब हमसे किसका रेडियस पूछ रहा है बेटा, RH अपॉन r अल्फा का रेडियस पूछ रहा है, RH अपॉन r अल्फा का रेडियस पूछ रहा है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो बेटा देखिएगा नीचे QH आ जाएगा और P और B सेम है और ऊपर Q अल्फा चला जाएगा। बेटा चार्ज ऑन अल्फा कितना होता है 2 और हाइड्रोजन एटम पे कितना चार्ज होता है 1, यानी कि रेशियो कितना आएगा 2:1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ओके, करंट सेंसिटिविटी, ओके, I सेंसिटिविटी is 5 divisions per milliampere, and what is 5 division, what is milliampere, milliampere is 10 to the power minus 3 ampere, 1 milliampere is 10 to the power minus 3 milliampere. And what is voltage sensitivity, voltage sensitivity is given to be 20 divisions per volt. Okay, now what is the resistance of the galvanometer? Okay, अगर आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि करंट सेंसिटिविटी इज नथिंग बट NIA अपॉन K, एंड व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज NIA अपॉन K इंटू R। ओके, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, A is some K is some constant and A is area, and where R is resistance of the galvanometer. Now what should I do, I should divide sensitivity, current sensitivity with voltage sensitivity. So what will I get, NIA upon K divided by NIA upon K. तो बेटा NIA से NIA कट जाएगा, K से K कट जाएगा और R ऊपर चला जाएगा, तो बेटा क्या मिल जाएगा मेरे को, R मिल जाएगा। तो बेटा अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ इनकी वैल्यूज को, तो 5 अपॉन 10 to the power minus 3 और नीचे डिवाइड में 20 अपॉन 1, तो बेटा कितना बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 5 अपॉन 20 इंटू 10 to the power minus 3। बेटा 10 to the power minus 3 ये बना देगा इसको, ये 0 इसको बना देगा, एक 0 कम कर देगा इसमें, तो ये बना देगा 10 की पावर माइनस 2 है, 10 की पावर माइनस 2 को हम ऊपर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 100 अपॉन 2। बेटा इसको 22 5 कट जाएगा और 5 5 कितना देगा अपने को 250। ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा 250 ohms, रेजिस्टेंस विल बी 250 ohms। ओके बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। Now, a metallic rod of mass per unit length इतना is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. The current flowing in the rod to kept it stationary. Okay, अब देखिए एक रॉड है, ये अपने पास रॉड है एक। ओके, अब देखिए इन्होंने रॉड की लेंथ नहीं दी है तो हमने इसकी लेंथ L मान ली। ओके, अब इसका
मास कितना है, इसका मास है 0.5 kg पर मीटर, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 0.5 L। और इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा, मैं दूसरे कलर यूज कर लेता हूं, इसका वेट हो जाएगा mg। तो बेटा mg कितना आ जाएगा 0.5 L इंटू जी। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, द रॉड इज लाइंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री बना रही है। तो बेटा ये वाला एंगल आप जानते हैं, हमने कई बार लिखा है ये चीज कि 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन। अब देखिए इसका ये जो कंपोनेंट नीचे आ रहा है, ये mg cos 30 आएगा और ये mg sin 30 आएगा। ये mg sin 30 इस रॉड को नीचे लेके जाएगा इस प्लेन के। ये अपना एक प्लेन के ऊपर रखिए, ये ऐसे करके ये रॉड को नीचे लेके जाता। ठीक, अब ये रॉड नीचे नहीं जा रही फिर भी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस पे कोई ना कोई फोर्स ऐसा लगना चाहिए जो कि ऊपर लग रहा हो। ठीक, अब देखते हो कौन सा फोर्स है। चलिए अब देखते हैं। द रॉड कहाँ गया, द रॉड is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction, अपने को कितना दे रखा है magnetic field of induction 0.25 टेस्ला is acting on it in the vertical direction। vertical direction में अपने को क्या लग रहा है, magnetic field लग रहा है। ठीक है, अब इस वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से अपने पास फोर्स आया होगा, और वो फोर्स कैसे आएगा, फोर्स आएगा करंट की। अब देखिए करंट कहाँ फ्लो कर सकता है, मैं करंट के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, करंट के लिए चलिए ये वाला कलर यूज कर लेता हूँ। अब देखिए करंट जो है वो रॉड में से तो ही बहेगा, तो रॉड में करंट ऐसे बह सकता है या फिर ऐसे बह सकता है, करंट के अलोंग इसके अलोंग ही आएगा। और हम जानते हैं कि जो करंट की वजह से अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसे फोर्स लगता है, और वो फोर्स कैसे निकालते हैं, F = I L क्रॉस B, यानी कि L के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कुछ ऐसे आना चाहिए, हाँ या ना, वो L के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि कुछ ऐसे आना चाहिए। ओके, अब देखिए अपने पास क्या क्या आ जाएगा। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसके बाद क्या आएगा कि ये जो लेंथ है ये ऊपर की तरफ है, ये वायर में करंट अगर ऐसे बह रहा होगा तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। ओके, और इसके परपेंडिकुलर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, तो यानी कि कुछ ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल भी थीटा के बराबर ही आएगा, 30 डिग्री के बराबर आएगा। ओके, तो अपने पास क्या आ गया कि भाई इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, और ये कितना होगा, ये अपना cos 30 डिग्री के बराबर होगा, F cos 30 डिग्री। अभी F cos 30 डिग्री और mg sin 30 डिग्री दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। m कितना है अपना, m है 0.5 इंटू एल जी इंटू साइन 30 डिग्री, आप जानते हैं 1/2 होता है। ओके, f कितना है अपना, f अपना करंट है, करंट अपने को निकालना ही है। l कितना है अपना, l अपनी l मानी है हमने। मैग्नेटिक फील्ड कितनी मानी है 0.25 टेस्ला इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना आएगा बेटा, √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ओके बेटा, तो अपने पास L से L भी कट जाएगा। ओके, अब देखिए G की वैल्यू अपने को दी है क्या, इसने नहीं दी, हम 10 मान लेते हैं, तो 0.5 इंटू 10 = I इंटू 0.25 इंटू √3। ओके, तो बेटा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/0.25 इंटू √3, तो बेटा ये बनेगा, ये आ जाएगा, तो 2/√3 अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर। तो 2/√3 आई थिंक ये 5.98 आना चाहिए। ओके, सबसे नियरेस्ट आंसर इसके यही है, 5.98 अप्रोक्सीमेटली अपने पास आना चाहिए। क्या हमने सब कुछ सही करा है, ये बस चेक कर लेता हूँ मैं। ये हमने पॉइंट को, एक मिनट, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये 100 बन जाएगा, और ये 25 2 बेटा ये 200 आएगा, सॉरी ये 200 आएगा। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 200/1.732। तो अगर हम इसको 17 से डिवाइड कर दें तो ये 2000 आ जाएगा। तो 17 से हम अगर अप्रोक्सीमेट डिवाइड करें, 17 1 17। ओके, तो अपने पास 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 17, और ये कितना बच जाएगा अपने पास, ये बचेगा यहाँ पे 30। तो 17 1 17 फिर से आ जाएगा 30, तो अपने पास 11 समथिंग आंसर आ रहा है। सॉरी, ये आपका आंसर बी नहीं है, ये आपका आंसर डी है। चलिए ठीक है,
तो अपना आंसर डी आएगा इससे डायरेक्टली। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल इज 5 डिवीजन, वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 डिवीजन। ये तो पिछले ऐसा ही क्वेश्चन है, हमसे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस पूछा तो हमें डायरेक्टली याद हो गया है कि करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर अपॉन 20 डिवीजन्स पर वोल्ट। तो बेटा कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, ये वोल्ट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, अपने पास इसका आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, 250 ओम्स आएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। An arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of the current showing the magnitude of force per unit length of the middle wire will be। अच्छा मिडिल वायर पे हमें फोर्स निकालना है, यानी कि इसकी वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा, पहले इसकी वजह सी की वजह से फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, और फिर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए भी निकालना पड़ेगा, और फिर हमें नेट फोर्स बताना है तो हमें इन दोनों को वेक्टर सम लेना पड़ेगा बेटा। तो अब देखिए फोर्स निकालते हैं, आपको याद होगा हम फोर्स कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए ये इनफाइनाइट वायर है तो हम क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनफाइनाइट वायर्स पे। तो बेटा ये कितने आता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ओके 2 पाई डी, ओके बेटा। तो अब देखिए कितना आएगा ये, तो म्यू नॉट करंट इज सेम, हाँ हैविंग द सेम करंट, तो I1 I2 विल बी I स्क्वायर अपॉन 2 पाई और d will be d distance. Similarly mu naught I1 I2 and 2 pi d, the everything is about the direction. Okay, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। C की वजह से B पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, करंट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, सो मैंने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर जैसे कर्ल करेंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो C की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, B पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, नीचे की तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C। ओके, अब B पे करंट किधर बह रहा है, बाहर की तरफ, और हम फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इज I L क्रॉस B। ओके, फोर्स बी पे करंट कैसा बह रहा है, बाहर की तरफ, तो करंट को मैंने बाहर की तरफ रखा और अपनी फिंगर्स को किस तरफ कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेटा नीचे की तरफ, तो फोर्स की तरह थंब की तरफ शो कर रहा है इस तरफ, यानी कि इस पे फोर्स लग रहा है इधर, F ये कौन सा फोर्स हो गया, ऑन बी ड्यू टू सी। ओके चलिए अब मैं से हटा देता हूँ इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बस मुझे ये पता चल गया कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इस तरह लग रहा है। अच्छा नेक्स्ट दूसरा फोर्स देखते हैं, दूसरे फोर्स के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ए पे फोर्स किधर लग रहा है, ए पे करंट किधर है, बाहर की तरफ, तो मैंने बाहर की तरफ फिंगर रखी तो डायरेक्शन किधर आई, इस तरफ, यानी कि इस पे जो फोर्स लग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इधर आ रही है, बी एट ए, और फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखा, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो करंट की तरह है बाहर की तरफ, और मैंने फिंगर्स उस डायरेक्शन में कर्ल करनी है तो फोर्स की तरह है इधर की तरफ। ओके, तो दिस इज फोर्स ड्यू टू ए। ओके बेटा, तो ये चीज मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और दो वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो दे विल रिपेल ईच अदर, तो देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ये आ गया। अब अपना नेट फोर्स कितना आएगा, अपना नेट फोर्स आएगा इन दोनों का वेक्टर सम, और ये दोनों फोर्स बराबर हैं, तो यानी कि अपने पास जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो √2f, √2f का मतलब हम f की वैल्यू डाल देते हैं, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई d, बेटा √2 और ये नीचे 2 है तो बेटा क्या दे देगा अपने को, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई d। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये देखिए ये रहा, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। ए स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग अ करंट I
इज प्लेस्ड नियर अ कोप्लेनर, नियर एंड कोप्लेनर विद ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग अ करंट I, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। अच्छा ठीक है, ये अपने पास वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है और इसके पास में हमने ये करंट कैरिंग लूप रख दिया है। तो हमसे इस पे क्या पूछ रहा है, हमसे ये इस पे नेट फोर्स पूछ रहा है। नेट फोर्स बताइए इस पे। अच्छा आप देखिएगा, आपको मतलब हमें अगर नेट फोर्स बताना है तो हमें फोर्स ऑन दिस सेक्शन AB सेक्शन प्लस BC सेक्शन प्लस CD सेक्शन प्लस DA सेक्शन, इन तीनों सेक्शन पे, इन चारों सेक्शनों पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमने जब ये क्वेश्चन, ये तो क्लास का क्वेश्चन है, हम लोग क्लास में करवाते हैं इसको कि बेटा BC सेक्शन और AD सेक्शन पे फोर्स बराबर आएगा और अपोजिट आएगा, तो BC सेक्शन और AD सेक्शन पे फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, BC सेक्शन और AD सेक्शन में फोर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं इस फोर्स को। हर एक पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स देखिएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आएगी, I इधर की तरफ, और हमारा करंट किधर बह रहा है, इधर की तरफ। हमने इधर फिंगर्स कर्ल करी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर आया, ऊपर की तरफ। और अगर वैसे ही यहाँ पे भी मैं देखूंगा करंट किधर बह रहा है, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब क्रॉस करूंगा तो थंब मुझे किधर दे रहा है, नीचे की तरफ। तो यानी कि इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएंगे, तो BC और AD पे जो फोर्सेज आएंगे वो इक्वल आएंगे और अपोजिट आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। बचा कौन, AB सेक्शन और CD सेक्शन। हमें AB सेक्शन और CD सेक्शन पे निकालना है। अब देखिए पूरा का पूरा AB सेक्शन L/2 दूरी पे रखा है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो मैंने कहा इनफाइनाइट वायर की वजह से AD सेक्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, μ0I/2πD, और D कितना है बेटा, L/2। अब मैंने कहा दूसरी बात, मैंने कहा CD सेक्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इतनी बनेगी μ0I/2πD, और बेटा D कितना हो जाएगा, L+L/2, L+L/2। L+L/2 कितना आएगा बेटा, 3L/2। तो बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, μ0I/3πL, और ये 2 से 2 इसको भी काट सकते हैं, तो μ0I/πL। ओके बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फोर्स निकालना है। तो बेटा फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो बेटा फोर्स ऑन AB सेक्शन, AB सेक्शन पे, ये AB है बेटा, AB, और वो AD है, सॉरी ये सब्सक्रिप्ट मैंने गलत लिख दिया, ये AB है और वो ये अपना DA है, AB और DA। ठीक, तो बेटा AB सेक्शन पे फोर्स कितना आएगा, I कितना है, I है अपना, L अपनी लेंथ L लेनी है, और B मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई है, μ0I/πL। L से L काट देंगे बेटा, ठीक है बेटा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, μ0I²/π। ओके, नेक्स्ट फोर्स ऑन DA निकालते हैं। फोर्स ऑन DA कितना आ जाएगा, μ0I/3πL इंटू L कितना है, L अपना L ही है, करंट हमने लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख दिया, और करंट I है अपना, तो बेटा L से L कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, μ0I²/3π। ओके बेटा, अब देखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, मैग्नेटिक फील्ड एट AB इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट DA। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई CD, ये सॉरी CD था, ओहो बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, ये बस सब्सक्रिप्ट मैंने गलत लिख दी है, AB और CD पे निकालना था। ठीक है ठीक है ठीक है, CD, ये CD था, पहले मैंने सही लिखा था, मैंने गलती कर दी यहाँ पे लिख के, ये CD। अब आपको दिख रहा है AB वायर पास है, CD वायर दूर है, तो AB पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी, CD पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि फोर्स AB पे जो आएगा वो ज़्यादा आएगा देन CD पे। और देखिएगा डायरेक्शन किधर किधर आएगी, इसके इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही होगी, तो इधर AB सेक्शन में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करूंगा तो इस पे फोर्स किधर आ रहा है, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, फोर्स ऑन AB, और इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, और मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स बाहर की तरफ आएगा, फोर्स ऑन CD।
और फोर्स ए बी बड़ा है देन सी डी, तो नेट फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स ए बी में से सी डी फोर्स को माइनस करेंगे, तो बेटा कितना आएगा, फोर्स ऑन ए बी कितना आया, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई, ओके, इनटू माइनस करेंगे म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 3 पाई, तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 पाई एलसीएम में आ जाएगा, और ये 3 - 1 यानी कि 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने करंट आई और कैपिटल आई अलग अलग दिया है, तो ये आई स्क्वायर नहीं है, ये बस आई है, स्मॉल आई इंटू कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई है, बस इतना चेंज कर लीजिएगा, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई। तो 2 म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई अपॉन 3 पाई, दिस इज योर आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोले बच्चों, आसान क्वेश्चन था या नहीं था? बस अपने को ये थोड़ा मतलब जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हमारे जो नोट्स में चीज़ें लिखी हैं, वो अगर हमें याद होंगे तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन इजी ही लगेंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, ओके। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, इसका रेडियस ए लेना है अपने को, और इसमें आई करंट है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई करंट इसमें पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। मैं क्रॉस मान रहा हूं, अगर आप चाहें तो डॉट भी मान सकते हैं, ठीक है। आई करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए रेडियस, तो दिस इज द करंट डेंसिटी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ओके। The ratio of the magnetic field B and B dash at a distance of a/2, अब जरा ध्यान दीजिएगा, at a distance of a/2, a/2 कहाँ पड़ेगा बेटा, वायर के बाहर या वायर के अंदर? वायर के अंदर पड़ेगा a/2, क्योंकि टोटल रेडियस कितना है, a है, तो a/2 तो अंदर पड़ेगा, तो दिस इज a/2। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एट ए डिस्टेंस B मैग्नेटिक फील्ड है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a, बेटा 2a कहां पड़ेगा, 2a बाहर पड़ेगा, 2a डिस्टेंस बड़ी है a से, तो 2a बाहर पड़ेगा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लेनी है अपने को, b डैश, और हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका, b अपॉन b डैश का, तो बेटा b अपॉन b डैश करना है हमें। तो आप जानते, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, और अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये r इनसाइड है, this is r less than capital R and this is r greater than capital R, ओके। तो बेटा अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, j की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे i आया यहाँ पे j आया तो हमें कंफ्यूजन होगा, तो i j की वैल्यू क्या है, i अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू r कितना लेना है अपने को, a/2, अंदर वाला रेडियस a/2 लेना था, अपॉन में 2 और है, अपॉन में 2 और है, अपॉन i अपॉन 2 पाई आर, और ये बड़ा वाला रेडियस कितना लेना था, 2a, बेटा ये 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा, और ये एक a इस एक a को भी मार देगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, i से i भी कट जाएगा बेटा, तो ये नीचे कितना आ रहा है, नीचे 2a है, 2a ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे तो कट गया है सब कुछ, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे भी 2a बचा, तो बेटा कितना आ गई, 1 के बराबर आ गई, तो द रेशियो इज 1। मैग्नेटिक फील्ड एट दीज 2 पॉइंट्स आर इक्वल, ओके। तो अपने पास आंसर क्या आया, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B, if it is then bent into a circular coil of n turns, the magnetic field at the center of this, okay। चलिए मान लीजिए वायर की लेंथ कितनी थी, L थी, वायर की लेंथ कितनी थी बेटा, L थी। अगर इसे एक सर्किल में टर्न करूं, इसको एक सर्किल बना दूं, तो उस सर्किल की जो पेरीमीटर होगी वो इस वायर की लेंथ के बराबर होगी, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो कितनी आएगी, L अपॉन 2 पाई आएगी बेटा। अब आप जानते हैं इस वायर में अगर करंट I बह रहा है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसे कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट I बाई 2R, 2 इंटू R, L अपॉन 2 पाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सिंगल bigger circle. Now next, if it is bent into a circle of n turns, यानी कि इस बार हमने n टर्न्स बनाए, हर एक सर्किल का रेडियस कितना होगा, हर एक सर्किल का पैरामीटर कितना होगा, 2 पाई r, और कितने ऐसे सर्किल बने, n सर्किल बने, तो टोटल लेंथ कितनी बनी, एक सर्किल की लेंथ इंटू n
एक सर्किल की लेंथ मतलब एक सर्किल का पैरामीटर 2 पाई आर इंटू एन, और एक टोटल किसके बराबर है, एल लेंथ के बराबर है। बेटा एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा अपना एल अपॉन 2 पाई एन, आर आ गया अपने पास रेडियस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी सर्किल के एक सर्कुलर लूप की वजह से, एक सर्कुलर लूप की वजह से आएगी म्यू नॉट आई बाई 2r, और ऐसे कितने हैं, n टर्न्स हैं, तो हमें n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बेटा। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r की वैल्यू कितनी है, l, r की वैल्यू कितनी है बेटा, l अपॉन 2 पाई n। ओके बेटा, तो अब देखिए कितना बन गया अपने पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन, बेटा n स्क्वायर बन गया इंटू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई अपॉन 2l। देखिएगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई अपॉन 2l, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई अपॉन 2l, ये क्या है बेटा, ये पुरानी ये इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा n स्क्वायर इंटू बी हम लिख सकते हैं, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, n स्क्वायर इंटू बी, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, बताइए अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करे, और सारे के सारे नीट के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे नीट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B। ठीक, प्रोटॉन घुसता है और कौन घुसता है, अल्फा पार्टिकल घुसता है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड, यानी कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया। यदि रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, अच्छा इसका रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेडियस दोनों इक्वल हैं, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों में के दोनों में। ठीक, radius of both the particle is equal and the kinetic energy acquired by the proton is 1 million electron volt, then the energy acquired by the alpha particle। अब देखिए हम रेडियस हम जानते हैं, हम रेडियस कैसे निकालते हैं, r is equal to mv by qv। अब बेटा यहाँ पे बात किसकी टर्म्स में चल रही है, m मास और वेलोसिटी के टर्म्स में चल रही है, या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चल रही है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चल रही है। और जानते हैं m इंटू वी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। और आप काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर तो ध्यान से देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको p को स्क्वायर कर दें तो बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक, और इसको m से मैं डिवाइड कर दूं क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर। तो बेटा अपने पास एम वी स्क्वायर आ गया, तो पी स्क्वायर बाई 2m। और बेटा अगर p की वैल्यू मुझे लिखनी है, क्योंकि p क्या है, एम वी, तो p की वैल्यू मुझे लिखनी है, p की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो बेटा इन्होंने क्या कहा, रेडियस दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो बेटा r जो है वो क्या है, r हम लिखते हैं mv बाई क्यूवी, mv बाई क्यूवी, और mv क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह मैं क्या लिखता हूँ, अंडर रूट 2m इंटू के ई अपॉन क्यूबी। ओके बेटा, तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय दी अल्फा पार्टिकल। ओके, एनर्जी एक्वायर्ड बाय दी अल्फा पार्टिकल। तो हमने कहा कि इन दोनों का रेडियस बराबर है, तो हमने कहा कि अंडर रूट 2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड काट दो और दोनों तरफ स्क्वायर ले दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे बेटा क्या बन जाएगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। बेटा अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन आप जानते हो कितना होता है, +1, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, +2, तो +1 का स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा, और +2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन हम कितना ले सकते हैं, 1 AMU, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 AMU। तो बेटा ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, और ये कितना है, 4। ओके बेटा मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ, 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चार्ज कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। मास कितना है इसका, 4, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल हमें निकालनी है, एनर्जी अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, और चार्ज कितना है इसका बेटा, इसका चार्ज है 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, बेटा 4 से 4 कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल कितनी आ गई, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर have 50 turns of wire suspended vertically in a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. The coil carries a current of 2 ampere
if the plane of the coil makes at an angle of 30 degree with the direction of the field, the torque required to keep the coil in the stable equilibrium. ओके, अब देखिए जैसे मैंने कॉइल क्वेश्चन पढ़ा और एक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल है, एक करंट कैरिंग कॉइल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो आई नो मुझे जो फॉर्मूला यूज़ करना है, टॉर्क इज m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. अच्छा, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें निकालना आना चाहिए. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर. तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? 50 टर्न्स. करंट कितना है बेटा? करंट है आपका 2 एम्पियर. और एरिया कितनी है बेटा? 0.12 इंटू 0.1. तो बेटा ये 0.1 ये कट जाएगा, 5 2 10 बन जाएगा और इंटू 0.12 ये पॉइंट कट जाएगा, यानी कि 1.2 मीटर स्क्वायर, 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया. अच्छा, m वेक्टर, अब देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो जो कॉइल है अपने पास वो कॉइल एंगल 30 डिग्री का बना रही है. अब हम जानते हैं हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. तो उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा? इनके बीच में होगा 90 - 30. 90 - 30 मतलब 60 डिग्री. तो इनके बीच में कितना एंगल बेटा? 60 डिग्री का एंगल है. इनके बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री. ये सिंपल सी बात कि अपने पास अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और कॉइल ऐसे रखी है तो इसके परपेंडिकुलर अपने पास ये आएगा, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एरिया वेक्टर. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है. अगर इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल था तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन के बीच में कितना एंगल होगा इनके और इसके बीच में? तो हम 90 - 30 कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा. ओके, तो बेटा इनके पास एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया. तो बेटा 60 डिग्री से हमें क्या पता चल गई? हमें ये पता चल गई कि भाई आपको ये निकालना है, टॉर्क अगर निकालना है तो आप टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं वो कैसे आएगा? एम बी साइन 60 डिग्री की मदद से. तो बेटा m कितना आ चुका है आपका? 1.2 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपकी? 0.2. और बेटा अपने पास और क्या है? साइन 60 कितना होता है? √3/2. तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 यानी कि 0.12 इंटू √3. √3 इज 1.7. ओके बेटा, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 17 2 34, 17 1 17, 18 19 20 1 0. ये तो आपको कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट. तो ये समथिंग आ जाएगा 3 पॉइंट डेसिमल. तो ये तो अपने पास आंसर आना चाहिए 0.20. 4th इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, तो 0.203 डेसिमल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज in an ammeter 0.2% of the main current passes through the galvanometer. ओके, एमीटर है. ओके, एमीटर बनाया हमने. अब आप जानते हैं आई करंट आया तो हम एमीटर कैसे बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं. और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या जोड़ते थे? एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं. तो इसका कुछ हिस्सा कितना परसेंट गया? 0.2% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर. 0.2%. 0.2% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.002 आई इसमें गया. तो बाकी किस में गया? बाकी का अपने पास मेन शंट रेजिस्टेंस में गया. ओके, तो अपने को क्या बताना है कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, अगर इसकी रेजिस्टेंस G है, ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगी? ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसमें इतना गया है तो I - 0.002 आई इसमें गया है. ओके, तो हम क्या जानते हैं? हम वी आई नो. अब इसको माइनस कर दीजिए ज़रा. 1 - 0.002 को माइनस करवा दीजिए तो बेटा कितना आ जाएगा? 10 - 8, 10 - 2 इज 8, 0.998. तो ये दोनों पैरेलल में हैं. एज आई कैन क्लियरली सी ये दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में हैं. अगर ये पैरेलल में होते हैं तो क्या चीज़ सेम होती है? वोल्टेज सेम होती है बेटा. तो वोल्टेज V = IR. ओके,
तो अपना इसमें से कितना जा रहा है 0. एमीटर में से वोल्ट में गैल्वेनोमीटर में से 0.002 आई और उसकी रेजिस्टेंस कितनी लेनी जी। ओके, अपना शंट में से कितना जा रहा है 0.998 इंटू आई और उसकी रेजिस्टेंस कितनी लेनी है, शंट रेजिस्टेंस एस लेनी है। बेटा आई से आई कट गया, ठीक। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया जी अपॉन एस इज इक्वल टू 0.998 अपॉन 0.002। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बेटा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 एंड 19 9 2 जा 18 एंड 9 2 जा 18 जी अपॉन एस इतना आ गया। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज दी रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, एमीटर की टोटल रेजिस्टेंस देखिए, एमीटर में एक गैल्वेनोमीटर और ये पैरेलल में लगे हैं तो 1/R टोटल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस प्लस 1/ शंट रेजिस्टेंस। ओके, तो हमको ये रेशियो निकालना है। ओके, अब हमें G को मैं क्या लिख सकता हूँ, G को मैं लिख सकता हूँ 499 टाइम्स ऑफ S और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो 1/G और S कैन बी रिटन एज, और सिमिलरली बिकॉज आंसर G के टर्म्स में दे रखा है, और S कैन बी रिटन एज G अपॉन 499। ओके, तो 1/G प्लस S, S इज G बाई 499। ओके, तो G से G ये डिवाइड में आ जाएगा और 499 प्लस 1 500 बन जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, और आपके पास बेटा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा G अपॉन 500। तो G अपॉन 500 C इज दी करेक्ट आंसर। ओके बेटा, सही था, आसान था, इजी था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ए मिली वोल्ट मीटर और 25 मिली वोल्ट रेंज। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, V मैक्स 25 मिली वोल्ट। ओके, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करना है, और इस एमीटर की मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, आई मैक्स कितना होना चाहिए, आई मैक्स होना चाहिए 25 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट। ओके, अब देखिए इस मिली वोल्ट मीटर की रेंज इतनी मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम वोल्टेज जानते हैं, वोल्टेज क्या होती है, आई इंटू आर। ओके बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ अपॉन R, where R is the resistance of the voltmeter. Okay, now next, अगर मुझे इसको एमीटर बनाना है तो एमीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में क्या जोड़नी पड़ेगी, शंट रेजिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी, शंट। ओके, तो इस शंट रेजिस्टेंस को जोड़ के मेरे पास टोटल रेंज कितनी आ जानी चाहिए, 25 मिली एम्पियर मेरे पास मैक्सिमम करंट आ जाना चाहिए। अब देखिए इसने हमें ये जो गैल्वेनोमीटर से बनाया गया वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट मीटर की हमें कुछ भी नहीं पता। हम ये जानते हैं कि अगर हमारा आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, आइडियल वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम मानते हैं। तो मैंने कहा कि भैया अगर इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है तो करंट थ्रू वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। कुछ भी करंट नहीं गुजर रहा उसमें से, कुछ भी करंट नहीं गुजर रहा है उसमें से। अच्छा, अब उसमें से अगर कुछ भी करंट नहीं गुजर रहा है, मतलब ना के बराबर गुजर रहा है, पर इसके अक्रॉस कितना डेल्टा वी आ सकता है, डेल्टा वी आ सकता है आपका कितना 25 मिली वोल्ट के बराबर। तो उतना ही डेल्टा वी इसके अक्रॉस आएगा, उतना ही डेल्टा वी इसके अक्रॉस आएगा। तो वी कैन से दैट दिस 25 मिली एम्पियर का बहुत छोटा सा करंट आई वेरी स्मॉल इज पासिंग थ्रू दिस एंड मेजॉरिटी ऑफ द करंट इज पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। तो इसमें जो वोल्टेज डेवलप होगी कितनी होगी, 25 इंटू शंट रेजिस्टेंस V is equal to IR। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस 25 इंटू S शुड बी इक्वल टू वोल्टेज डेवलप दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻, 25 से 25 कट जाएगा तो शंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 10⁻³ ओम। 10⁻³ ओम मीन्स इट इज ही इज आस्किंग इन ohms, so 1/1000 means 0.001। फर्स्ट इज योर आंसर। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अगले क्वेश्चन कह रहा है करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उसके दो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती हैं। जैसे कि इसने देखिए आगे इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो मैं जानता हूँ इक्विलिब्रियम की दो पोजीशन होती हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक्सपीरियंस द टॉर्क कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ इक्विलिब्रियम आर स्टेबल, नो। Equilibrium is unstable, no. Can be in equilibrium two orientation, one is stable while another is unstable. This is your correct answer.
एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। स्टेबल कब होता है? जब मोमेंट वेक्टर m वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हो, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपोजिट हो, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो अपने पास ये दो स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angles to each other with one over the other such that O is their common point for the two wires. Okay. तो एक वायर ऐसे रखा है और एक वायर हमने ऐसे रख दिया। और ये इनका कॉमन पॉइंट है O. ओके, The wires carry I1 and I2 current respectively. I1 करंट इसमें है और I2 करंट इसमें है। ओके, now point P is lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane of the wire. यानी कि जो P पॉइंट है ये इस O पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये P पॉइंट कुछ ऐसा है। और ये डिस्टेंस कितनी दी है अपने को? इट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस D. The magnetic field at the point P will be. अच्छा, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है P पे। मैग्नेटिक फील्ड एक तो P पे दो वजहों से आ गई, एक तो वायर 1 की वजह से और एक वायर 2 की वजह से। तो अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर बतानी है तो हम क्या करेंगे? उनका वेक्टर सम करवाएंगे। ओके, अब इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका आपको फॉर्मूला पता ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और दोनों वायर से जो डिस्टेंस है वो सेम है d, तो बेटा कितना आ जाएगा? एक की वजह से आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी एंड नेक्स्ट की वजह से आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। पर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं आएगी, इनकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी, क्योंकि वायर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर B1 and B2 are perpendicular to each other. Both of them are perpendicular to each other. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो बेटा इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा कितना आ जाएगा? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा? I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। बेटा इसका ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? ये देखिए, ये दे रखा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी इंटू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर lying concentrically with their planes at right angles to each other. Okay. The current flowing in them is I and I, 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be. Okay. Two similar coils of radius R are lying concentrically with their planes at right angles. Okay. तो यानी कि एक रिंग ऐसे रखी है, okay, और एक रिंग इसके परपेंडिकुलर रखी गई है, यानी कि कुछ ऐसे रखी गई होगी, ऐसे। ओके, तो हमसे वो क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर। अच्छा, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी बनती है सर्कुलर कॉइल की वजह से? म्यू नॉट आई बाई 2r। दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है ना। एक में करंट I बह रहा है, दूसरे में करंट 2I बह रहा है, तो म्यू नॉट 2I अपॉन 2r, 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन r आ जाएगा इसकी वजह से, ठीक। अच्छा, दोनों का रेडियस सेम था, एक में करंट I था, एक में करंट 2I था। अब देखिए इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सर्कुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर बनती है। तो अगर ये ऐसा कॉइल है, ऐसा कॉइल है, तो इसके परपेंडिकुलर इधर बनेगी, और अगर ऐसा कॉइल है तो इसके परपेंडिकुलर इधर बनेगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री का। इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B1 B2, these two will be perpendicular to each other. B1 and B2 will be perpendicular to each other. ओके, ये B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बेटा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगी? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर वेक्टर को जैसे ऐड करते हैं। ओके बेटा, तो देखिएगा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा? 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 और प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। 4 + 1 आपका 5 बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 5 और 4 का अंडर रूट आपको 2 दे देगा। तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू रूट 5, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू रूट 5, दिस इज योर आंसर।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है, एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, इज अप्लाइड टू डीज ऑफ रेडियस आर, हमें आर पता है, और किसने बताया, साइक्लोट्रॉन ने बताया। अगर आपको साइक्लोट्रॉन याद हो, कैसा था साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस होती थी इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए थी कि आधे सर्किल के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वापस से पलट जानी चाहिए थी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, ये जो फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसका मतलब क्या है कि ये इतनी बार इसने जो वो है अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, इधर और फिर उसके बाद इधर, फिर इधर, फिर उसके बाद इधर, ठीक है बेटा। तो ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक। तो साइक्लोट्रॉन में ऐसा कुछ होता है। और इधर क्या, ये जो खाली जगह ये जो पूरी थी, इसमें क्या लगी रहती थी, मैग्नेटिक फील्ड लगी रहती थी। अपने को ये सब दे रखा है इसने। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कैसे कैसे होनी चाहिए। और उसने हम लोग क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रेडियस दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है, ठीक है। प्रोटॉन का मास अपने को P लेना है और चार्ज अपने को E लेना है, ओके, और कुछ नहीं दे रखा। इनके टर्म्स हमें निकालना है, ओके। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने सोचा कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो ये रेडियस में जो घूमेगा वो कैसे लिखेंगे, mv/qb, तो mv अपॉन EB, ये आ गया। पर सर v नहीं पता हमें, तो हम मैग्नेटिक फील्ड, और r भी नहीं पता, r हमें दे रखा है पर v नहीं पता, तो हमें इसमें इस फॉर्मूले में v नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये जिसको जो गोल गोल घूमने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 2πr अपॉन वेलोसिटी v। सर यहाँ से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, हाँ मैं यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, EBR अपॉन m, और इस वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूँ तो 2πr अपॉन v EBR अपॉन m, r से r कट जाएगा सर, तो क्या आ जाएगा 2πm अपॉन EB। ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अच्छा ये टाइम पीरियड किसका आया सर, ये टाइम पीरियड उसका आया कि जितने में ये गोल घूम के वापस आ जाएगा, जितने में ये गोल घूम के वापस आ जाएगा, एक चक्कर में, ठीक है। अब ये क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। सर हम क्या जानते हैं कि सर एक बार जो रिवॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी बार बदलनी चाहिए। सर यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थी, ठीक, और फिर यहाँ पे जब ये पहुंचा, आधे सर्किल पहुंचा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी यहाँ पे था तो इसने एक्सेलरेट करा, अब ये यहीं पे लगी रहेगी तो डी एक्सेलरेट कर देगी, तो यहाँ पे फिर आके और फिर यहाँ पे फिर ये पहुंच गया, तो फिर इसकी पलट जानी चाहिए थी। यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी बार पलट जानी चाहिए, 2 बार, ठीक है। तो मैंने कहा सर टाइम पीरियड जो है अपने को कितना दे देगा, ये जो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड कर देते हैं बेटा। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड अगर मैं करूंगा, और इसने क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, तो बेटा मैंने इसको फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड किया, तो बेटा क्या आ जाएगा, EB ऊपर चला जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा। तो बेटा मुझे किसके लिए वैल्यू निकालनी थी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू निकालनी थी, तो 2πm न्यू, यहाँ पे पाई भी था, 2πm न्यू अपॉन E will be your magnetic field, 2πm nu upon E, this is your magnetic field। अब ये 2 ऑप्शन में है, अब इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चाहिए, ठीक है। 2πm nu upon E, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। सर काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, सर काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, p²/2m। और सर देखिए ये जो mv है ये p ही है, तो p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p इज EBR, EB इंटू R। और सर यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ अगर, तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, E मैग्नेटिक E² B, सर B वो रहा, तो सर इसका आ जाएगा 4π² m² इंटू न्यू² अपॉन E², ठीक है सर, EBR R का स्क्वायर, ओके सर, अपॉन 2m। सर एक m ने एक m को मार दिया, ये 2 ने ये 2 को मार दिया, तो ये
4 बन गया। तो बेटा सर मेरे पास क्या आ गया, 2e स्क्वायर पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। सर ये e स्क्वायर, अच्छा हाँ सर ये e स्क्वायर और ये e स्क्वायर भी कट जाएगा, तो नीचे वाला e स्क्वायर नहीं आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये e हट जाएगा। तो 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर r स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो ऐसे हमने अभी तक नीट में जो पिछले 5-7 सालों में मैग्नेटिक चार्जेस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस से जो क्वेश्चन आए वो हमने देखे, और उसके अलग अलग हमने 10 साल से ज़्यादा के देख लिया। हमने 2021 से स्टार्ट किया था, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा 2012 तक का था, तो अप्रॉक्सीमेट हम 10 साल तक पहुंच गए। तो 10 साल में हमने ये देखा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा कठिन नहीं आया था जो हम, अगर हमने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करी हो, अपने दिल पे रख के अगर हम बोल सके कि हमने अपनी पूरी पढ़ाई अपनी ईमानदारी से करी थी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हम नहीं कर पाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया ना हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मैंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया हो। तो हम सब लोग जो भी इन वीडियो को देख रहा है वो अच्छे नंबर ला सकते हैं नीट में, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने पढ़ाई कितनी ईमानदारी से और कितने अच्छे से करी थी। ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। फिर से आपके सामने अगले टॉपिक के साथ आएंगे, और ऐसे ही आपको PYQ आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपकी लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट अप हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सॉल्यूशन आपको अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन अपलोड होंगे, अगर वो भी आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे आगे फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि और दोस्त आपके और भाई बहन आपके इससे फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो वही है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदे में रहें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। चलिए, थैंक यू।